हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। ठीक है, इस वीडियो में हम अपने जो कंसेप्ट है कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जैसे कई बार आपने कॉम को अपने सिर पे रब किया होगा तो कुछ स्मॉल पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब आप उसको डस्ट या कुछ स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, तो उसी तरीके से अगर आप सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड पे रब करते हो तब भी चार्ज जनरेट हो सकता है। चार्ज जनरेट क्यों होता है? क्योंकि उस मटेरियल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, अनइक्वल नंबर होते हैं, बराबर नहीं होते, सेम नहीं होते, इसलिए उसके अंदर चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि चार्ज जनरेट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है वो आपके सेम नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, इसलिए उसके अंदर चार्ज जनरेट होता है। डेफिनेशन आप यही याद कर सकते हो कि इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, वो जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने बोला आपको, सिल्क क्लॉथ को अगर आप ग्लास रोड से रब करते हो तो सिल्क क्लॉथ पे क्या चार्ज जनरेट होता है आपका, नेगेटिव, और ग्लास रोड पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन आप लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्या बनता है, क्या वो कैसे निकालते हैं हम। अब चार्ज जो आपका क्वांटाइज है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स की फॉर्म में होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, 1.6 से भी काम चल सकता है। अगर एग्जैक्टली पूछता है आपसे तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो वो चीज की गुलाम, वो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की, जैसे अनइक्वल चार्ज होंगे आप, अनलाइक चार्ज होंगे आपके, वो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम चार्ज आपके रिपेल करेंगे। और ये क्या होता है, क्वांटाइज फॉर्म में होता है। ठीक है, कंजर्व होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बन सकता है। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला आपको याद रखना है, क्या इक्वल टू एन ई। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि मान लो आपके पास कोई भी मटेरियल है, उसके अंदर मान लो 6.022 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6.022 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हाउ मैनी सॉरी कितना उसके अंदर चार्ज होगा, तो आप क्या लिखोगे, क्या इक्वल टू कहता है एन ई। इलेक्ट्रॉन्स आपको इतने बोले तो 6.022, तो ई की वैल्यू आप अपने आप पुट करोगे 1.6 से भी कम चल जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज भी एक फर्स्ट टॉपिक आपका। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी होगी। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंड सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेकंड देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी अट्रैक्ट करते हैं, कौन से, अनलाइक चार्ज। जैसे कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सेम चार्ज, अगर आप नेगेटिव नेगेटिव लेते हो तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव लेके चलते हो तो भी रिपेल करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी आप ये याद रख सकते हो, अगर आपसे हमें पूछता है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो आप ये चार प्रॉपर्टी अपने नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो इनको साथ साथ में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की आपका कंजर्व। कंजर्व का मतलब यहाँ अपना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब यही है आपका, क्या इक्वल टू क्या था आपके पास, एन ए। और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से मतलब है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज ले जाने, चार्ज को यहाँ से यहाँ मूवमेंट करने के लिए जो आप वर्णन करते हो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, V इज इक्वल टू W/Q। ये इसका फार्मूला हो गया, V इज इक्वल टू W/Q। W/Q यहाँ पर क्या है, वर्क डन करते हो आप किसकी मूवमेंट के लिए, चार्ज के मूवमेंट के लिए। ऐसा यूनिट बना सकते हो, वो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बनाएंगे, वर्क डन का यूनिट होता है आपके पास जूल, और Q का यूनिट होता है कूलाम। तो इसका यूनिट क्या बनाएगा, जूल पर कूलाम, लेकिन सम टाइम इट इज कॉल्ड वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट या शॉर्ट फॉर्म V से ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और V ही इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है तो वहां पर क्या लगाते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम लिखते हैं हम वोल्ट मीटर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसका नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर। और ये कहाँ कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है डिवाइस के। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा आपका वहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्ट होगा, और इसका जो रजिस्टेंस है, थर्ड क्वेश्चन ही बनेगा, इसका जो रजिस्टेंस है वो क्या आपके पास, हाई रेजिस्टेंस है। इसका जो रजिस्टर होता है क्या है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो तीन बातें आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने का जो डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू W/Q। अब देखो V इज इक्वल टू क्या आपके पास, W/Q। अगर आपको Q नहीं दे रखे हो, NE दे रखे हो, तो आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू
क्यू की जगह एन ई भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको डब्ल्यू निकालना हो या फिर डब्ल्यू निकालना हो तो क्या करोगे, वी इंटू क्यू कर सकते हैं। ऐसे आप एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ फार्मूले जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़े से कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूवमेंट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये दो प्रॉपर्टी आपके पास, चार्ज और देन फर्स्ट वन थी आपके पास चार्ज, सेकंड वन था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है किसी भी सिस्टम से, किसी भी जो आपकी वायर है वहां से चार्ज जो फ्लो होता है, कितने टाइम के हिसाब से चार्ज फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अब फार्मूला जो इसका बनता है वो क्या बनता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और क्यू को हम ये लिख सकते हैं एन इंटू ई बाई टी। ये फर्स्ट फार्मूले में आपने रीडअप किया। ठीक है, अब किसी सिस्टम में या किसी डिवाइस में कितना करंट है आपका किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो उसको मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, आई आपके पास क्या है, आई का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं तो क्यू का यूनिट क्या अभी बताया मैंने, कुलाम, और टाइम का यूनिट कहता है सेकंड। तो यूनिट क्या बनता है, कुलाम पर सेकंड, और सम टाइम इट इज कॉल्ड एम्पियर। एम्पियर, एमीटर तो डिवाइस है, एमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो मेजर करता है किसको, जो मेजर करता है करंट को। ठीक है, और एम्पियर यूनिट है, एम्पियर भी बोल सकते हो, कुलाम पर सेकंड भी बोल सकते हैं इसका यूनिट। ठीक है, एमीटर की भी कुछ बातें आपको याद रखनी, जैसे वोल्ट मीटर था। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कंसेप्ट पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क्स के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो आपके होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। वोल्ट मीटर में क्या याद रखना आपको, कि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है एंड उसके पास उसको कनेक्ट करते हैं, सॉरी पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर उसको कनेक्ट करते हैं और उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, एमीटर जो डिवाइस आपका ये करंट को मेजर करता है, वो वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं कहाँ पर, सीरीज में। इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम में हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इस बात का आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस सिस्टम होता है इसके पास, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टॉपिक जो आपको याद रखने हैं, फार्मूले। अभी इस वीडियो में आप फार्मूले याद करो, इनके जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है वो याद रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सभी फार्मूले लगा के साथ में। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। अभी ओम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी डिवाइस के अंदर जो आपका वोल्टेज है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है, करंट होता है। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठाते हैं समथिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड आर। और यहाँ पर जो आपका आर है, आर क्या होता है आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस, आर यहाँ पर काम करता है रेजिस्टेंस। अभी देखो वी और आई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ बन के आता है आपके पास, यहाँ वोल्टेज भी लिख सकते हो और करंट भी लिख सकते हो। यहाँ इधर वोल्टेज लिखो या करंट लिखो। अगर कोई दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसे आता है आपके पास, स्ट्रेट लाइन। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मान लो कोई एक्स और वाई क्वांटिटी आपके पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ क्या आएगा आपके पास, कॉन्स्टेंट लाइन है, तो उसका डिक्रीजिंग कर्व आएगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अभी ओम्स लॉ क्या बताता है आपको, ओम्स लॉ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ओम्स लॉ आपको बताता है कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा डायरेक्टली, मतलब एक चीज बढ़ाओगे दूसरी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर इसको घटाते हैं तो ये भी आपका घटेगा। यहाँ से आर निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर, या तो इसको बोल सकते हैं वी इक्वल टू आई आर। अगर आपसे आर पूछते तो क्या लिखेंगे, आर इक्वल होता है वी बाई आई, दैट इज योर फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ क्या क्या इक्वल टू क्या था आपके पास, एन ई की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं, 10 से 15 मिनट का वीडियो। ठीक है, सारे कंसेप्ट जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम टाइम बहुत ही नज़दीक है। ई का वैल्यू 1.6 समथिंग इंटू 10⁻⁻⁹ फर्स्ट वन। सेकेंड वन आपके पास क्या था, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। थर्ड वन क्या था आपके पास, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और फोर्थ वन हो गया ओम्स लॉ। अगर आपसे ओम्स लॉ पूछता तो आप ये बोलोगे वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, इनका एस यूनिट, इसका यूनिट था कुलाम, इसका था आपके पास वोल्ट, एम्पियर, और रेजिस्टेंस का यूनिट याद रखना आपको क्या, ओम, और ओम का सिंबल ये होता है आपके पास। ठीक है, रेजिस्टेंस का एस यूनिट अगर आपसे पूछता है तो क्या लिखोगे आप, ओम, और सिंबल इसका ये है।
ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की बात करें हम यहाँ पर, रेजिस्टेंस मतलब आर, वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर आप देख सकते हो, फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर आपके पास जितना अच्छा मटेरियल होगा उसके अंदर उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। सपोज को सिल्वर और गोल्ड का सबसे कम आपका रेजिस्टेंस है। टेम्परेचर मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये आपको याद रखना है, यानी कि रिवर्सली रेजिस्टेंस मतलब रुकावट करंट के अंदर ज़्यादा बनेगा, आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज करेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेजिस्टेंस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, यानी कि आर जो आपका किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। जितना आप लेंथ बढ़ाओगे तो उतना ही आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और लास्ट वन फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो अगर वायर इस टाइप से है, आपका वायर इस टाइप से इतना मतलब जितना उसका थिकनेस होगा इसको हम एरिया बोलते हैं। जो उसका सर्कल फ्रंट वाला सर्कल पार्ट होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पर डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों करेगा, बिकॉज जितना आपका मतलब थिकनेस ऑफ वायर होगा, जितनी मोटी वायर आपकी होगी तो उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का रुकावट कम होगा। ठीक है, लेकिन जितना आपका बारीक वायर होगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम दोनों फैक्टर को कंबाइन करके चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो आपके पास क्या आंसर आता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसको डिवाइड में लिखते हैं और डायरेक्टली होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं। इसको हटाओ यहाँ से तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर समथिंग कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रो इनटू एल बाई ए। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला आता है आपके पास रेजिस्टेंस का, रो इंटू एल बाई ए। ओके, तो यहाँ से रो निकाल सकते हो आप, रो आएगा आपके पास, एरिया को उधर लेके जाओगे आर इंटू, तो यहाँ पर आएगा आपके पास आर इन सॉरी आर इंटू ए बाई एल। रो इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। रो यहाँ पर आपके पास क्या है, रजिस्टिविटी। अभी जो आपने फैक्टर पढ़े थे वो किसके पढ़े थे, रेजिस्टेंस के, ये किसका, रजिस्टिविटी। तो यहाँ से रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास ड्राइव हो गया। अगर आपसे यूनिट पूछता है, ड्राइव करो यूनिट, तो आप यहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हो। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आर का रजिस्टेंस यूनिट आपको पता ओम होता है, एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो इसका यूनिट क्या आएगा रजिस्टिविटी का, ओम मीटर आपके पास यूनिट हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो अगर रजिस्टिविटी के मैं फैक्टर की बात करता हूँ, रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है इसका नेचर ऑफ मटेरियल। आप बोल सकते हो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। और सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर पे। सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपका लेंथ जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस पर डिपेंड नहीं करता आपका। ठीक है, और फोर्थ वन एरिया पे भी ये डिपेंड नहीं करता। इन दोनों को हम बोल सकते हैं डायमेंशन पे, ये मतलब आपका जो है डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर रजिस्टिविटी सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, और आपका रेजिस्टेंस चार फैक्टर पे, नेचर, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ड्राइव करके दिखाओ, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर देना, फिर ये लिख देना और फिर ये लिख देना। सिर्फ 3 लाइन लिखनी है आपको। आर इजक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, वी नो दैट आर इजक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो आप यहाँ से निकाल लोगे और आर का यूनिट दोगे, एरिया का यूनिट दोगे। अब छोटी सी बात याद रखनी है आपको एग्जाम के लिए, एरिया क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। सर्कल, क्योंकि सर्कल क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है, जैसे इस पेन का क्रॉस सेक्शन ऐसे है आपका पास। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, 1 मीटर के अंदर आपके पास कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻² सेंटीमीटर। या फिर मैं आपसे बोल दूँ 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना मीटर होगा, 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर के अंदर आपके पास कितना
मीटर होगा 10⁻³ ये कुछ बातें आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए। ठीक है, वीडियो को पूछ करके भी लिख सकते हो। अभी इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि कोई भी आपके पास आपके घर में डोमेस्टिक पर्पज में जब आप यूज करते हो, मतलब कोई भी आपका फैन हो गया आपके पास, टीवी वगैरह तो कोई भी है, वो कितनी पावर कंज्यूम करता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है, तो इसका हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या, वर्क डन करने की जो कैपेसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज इक्वल पावर। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, और भी बना सकते हैं, जैसे आपके एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क डन कितनी जूल और टाइम कितने यहाँ पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हो आप। दूसरी बात, ठीक है, तो अभी देखो, अब आप तक कौन कौन से फॉर्मूले आपने सीख लिए। यहाँ पर क्या इक्वल टू होता है आपके पास एन ई, और आई इक्वल टू होता है आपके पास क्यू बाई टी। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, क्या आएगा आपके पास आई इंटू टी। वी इक्वल टू क्या होता है आपके पास डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, तो यहाँ से डब्ल्यू निकाल देंगे तो क्या आएगा आपके पास वी इंटू क्यू। एक फॉर्मूला आपके पास ये एग्जैक्टली, तो मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, पी इक्वल टू डब्ल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं वी इंटू क्यू बाई टी। अभी आपको पता है क्या हो गया आपके पास आई टी, तो यहाँ रख सकते हैं, इस क्या की जगह मैंने क्या रख दिया आई टी, और ये आई टी कैसे आया, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करने से, तो आई इंटू टी डिवाइडिंग में टाइम से टाइम कैंसिल आउट, तो पी का एक नया फॉर्मूला आपके पास आता है वी इंटू, ये भी सही है। ठीक है, और आपको ओम्स लॉ पता होगा, ओम्स लॉ क्या होता है आपके पास v इज इक्वल टू आई आर। अब ये v है ये भी v है, तो यहाँ पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास v की जगह आई आर रख देते हैं, तो क्या आएगा आई स्क्र आर। तो ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आपके पास। तो मान लो मैंने तीन, ये फर्स्ट फार्मूला ये था, फिर सेकंड ड्राइव किया, थर्ड ड्राइव किया, तो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम एक दूसरे फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातों को और ध्यान रखना आप लोग, जैसे 1 किलोवाट के अंदर आपसे पूछता है कितना वाट होता है, तो आप बोलोगे 1000 वाट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है 1 किलोवाट हावर के अंदर कितना वाट हावर होगा, ठीक है, या कितना जूल होगा, तो 1 किलोवाट के अंदर मैंने बताया आपको कितना होता है 1000 वाट, हावर के अंदर कितना सेकेंड होगा 3600 सेकेंड। उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं 36 ऐसे ऐसा 1 2 3 4 5 0 आपके पास, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁵ वाट सेकेंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं जूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 36 इंटू 10⁻⁶, और 10 से मैंने इसको डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 था, 5 की जगह क्या हो गया आपके पास 6, तो इस 10 के नाम के यहाँ का लिखते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट हावर इज आल्सो इक्वल टू, इस जीरो के नाम पे यहाँ डेसिमल लिखेंगे तो क्या आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, जो कि एनसीईआरटी में यूज कर रखा है, ये आपको याद रखना थोड़ा सा 1 किलोवाट है। ठीक है, ये भी सही था ये भी सही है, तो दोनों आपको याद रखना है किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। फिर लास्ट एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक और होता है आपका जिसका नाम है, इलेक्ट्रिक पावर था, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, उसका फॉर्मूला था आपके पास E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर वही आपके पास, इसका यूनिट करते हैं तो वोट, एंड टाइम का कहता है हावर, तो ऐसा यूनिट इसका आपके पास ये होता है वोट हावर। हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ जिसको बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, हीटिंग इफेक्ट आल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ। इसमें क्या होता है आपके पास, हीट किसी भी इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर जो जनरेट होती है वो डिपेंड करती है I², इक्वेशन नंबर 1 ऐसे बता सकते हो आप, कितना रेजिस्टेंस उसके अंदर है
एंड कितने टाइम तक वो चलता है आपके पास। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके आपके पास जूल्स लाता है H इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी, इसका यूनिट जूल होता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे, क्या एप्लीकेशन बताना हीटिंग इफेक्ट का, तो आप यहाँ क्या बता सकते हो, इलेक्ट्रिक आयरन बता सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर आपका, इलेक्ट्रिक रोड। ठीक है, इस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।